2023 as required under Article 73 of the Constitution. काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। अब ये नया बजट आ गया। गैस का जिसका बिल 3000 का आता था आज हो जाएगा 4300 का। बिजली का बिल जिनके घर 10,000 आता था वो 13,000 पे चला जाएगा। सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड बढ़ा दिया। सारी चीजें इससे महंगी होंगी। यूरिया के लिए जो फिर किसानों का मसला आएगा, एक बोरी के ऊपर 375 रुपए का इजाफा हो जाएगा अब किसानों के लिए। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश भी हो गया और कौमी असम्बली से पास भी हो गया। अब जाके सेनेट पे जाके शायद कुछ दिनों के लिए अटक गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां से भी पास हो जाएगा। अब 170 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो पहले ही आवाम महंगाई में बुरी तरह फंसे हुए हैं उनको क्या गवर्नमेंट ने मजीद चक्की में पीस दिया महंगाई की, या फिर कुछ रिलीफ भी है? ये हमारे आज के शो का पहला इशू होगा। और दूसरा इशू इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। आज सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में एक जस्टिस साहब इमरान खान साहब की अबूरी जमानत का कागज अपने सामने रख के बैठे रहे और बार बार ये कहते रहे कि पीटीआई अपने चेयरमैन को अदालत में ले आए, हम अबूरी जमानत मंजूर कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जमान पार्क से बाहर नहीं निकले और अब एक दिन के लिए ये जमानत का प्रोसेस मुलतवी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब जमान पार्क से निकले क्यों नहीं? प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा होगा वह इस पर मुश्तमिल होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। शहबाज राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इनके तजिए सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। ये फरमाइएगा राना साहब कि 170 अरब रुपए नए टैक्स, इससे अवाम का क्या बनेगा? आप इससे देखिए चौधरी साहब, इसको 170 अरब रुपए के नए टैक्स कहना ठीक भी है या नहीं, क्योंकि ये 170 अरब के टैक्सेस नहीं है। 170 अरब रुपया इकट्ठा होगा सिर्फ 4 माह के अंदर, 1 मार्च से लेकर 30 जून तक। तो हमेशा जो टैक्सेस लगते हैं उसका जो तखमीना होता है वो सालाना होता है। तो कम से कम ये कोई 510 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं आज। 510 अरब, दैट इज द मिनिमम। उसमें कुछ चीजें तो इन्होंने इंप्लीमेंट कर दी हैं। कल रात कुछ नोटिफिकेशन हो गया था। जो सेल्स टैक्स का रेट 1% बढ़ा के उन्होंने 18% किया, उसका नोटिफिकेशन भी कल हो गया। दूसरा जो सिगरेट्स के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट है वो भी उन्होंने कल बढ़ा दिया था, उसका भी इतलाक आज से हो चुका है। तो ये कुछ 550 अरब रुपए के सालाना जो उसका तखमीना है उतने नए टैक्सेस लगे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसकी आज सिर्फ इसको पेश किया गया है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी अभी नहीं हुई। कौमी असम्बली से के साथ सेनेट में भी आज पेश हो गया। अब सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए खजाना है उसमें ये जाएगा, एक आध दिन वहां पे डिबेट होगा। गालिबन मंडे या ट्यूसडे को ये नेशनल असेंबली से ये पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस। अब आवाम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सारा इंपैक्ट ही आवाम के ऊपर है। 3 चीजों का एक साथ बोझ पड़ रहा है। गैस की कीमतों में 113% तक इजाफा, बिजली की कीमतों में कम से कम जो है वो 3.5 रुपए से लेके 15.5 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ है। और तीसरा ये कुछ 550 अरब रुपए के नए टैक्सेस आगे। चौथा जो आगे चीज पेट्रोल की कीमत में वो भी आज रात आपको वो भी एक बड़ा अच्छा 35 रुपए पहले इजाफा हो गया, 30 रुपए शायद अब गवर्नमेंट कर रही है। आप देखिए क्या करते हैं, क्योंकि अगर उसमें 2-3 पहलू हो सकते हैं ना जो डॉक्टर साहब आप कीमत अनाउंस करेंगे। एक आपकी करेंसी की जो कदर में जो कमी हुई है रुपए की कदर में पिछले महीने, उसका इंपैक्ट अभी 15 दिनों में आएगा। तो अगर कोई नए कंटेनर्स आए हैं, कार्गोज आए हैं, उसका जो इंपैक्ट आएगा वो जो आपकी तकरीबन 40 या 35 रुपए फी डॉलर आपकी जो करेंसी में कमी हुई है उसका इंपैक्ट आपको नजर आएगा। दूसरा, टैक्सेस जो पेट्रोल के ऊपर है वो पहले ही पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए है, वहां पे गुंजाइश नहीं है और हुकूमत ने आज कोई नया लेवी का रेट भी नहीं बढ़ाया। डीजल के ऊपर जो इनके IMF के साथ कमिटमेंट है 5 रुपए बढ़ाना उन्होंने 1 मार्च से और 5 रुपए 1 अप्रैल से। तो वो उसका टैक्सेस से ज्यादा जो इंपैक्ट आएगा वो अब आएगा इसका आपके जो एक्सचेंज रेट में आपकी जो बेकदरी हुई है रुपए की। ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाएंगी और उसके साथ जब कुछ दिनों में शरह सूद में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इजाफा कर देगा जो कि IMF का मुतालबा है और अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो, तो जब वो भी हो जाएगा तो एज अ होल आवाम के ऊपर बोझ भी पड़ेगा, सनतों का पहिया भी रुकेगा, जो कि इस वक्त रोकना एक मकसद है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है। सही, बाहर से कुछ चीज मंगवा नहीं सकते, ना खाम माल मंगवा सकते, ना मशीनरी मंगवा सकते, और जो आ चुका है उसको क्लियर नहीं कर सकते, वो पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है माल। बट आज की जो डार साहब की स्पीच थी उसमें चौधरी साहब 2 पॉइंट्स बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि IMF का जो प्रोग्राम है वो मैशियत में इस्तेहकाम लेके आएगा और रुपए की कदर भी मुस्तहकम होगी। कैसे होगी?
अब देखिए वो इसलिए जो अगर ये आपका प्रोग्राम रिवाइव हो जाता है, IMF के डॉलर्स आ जाते हैं, उसके बाद सऊदी अरब के डॉलर आ जाते हैं, कतर से, यूएई से, चाइना से कहीं से भी आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो दबाव था डॉलर की मांग का, उसमें सप्लाई बेहतर हो जाएगी। बट इसमें जो बॉटम लाइन ये है कि डार साहब इस करेंसी की वैल्यू को नीचे लाना चाहते थे, शरह सूद को भी नीचे लाना चाहते थे, स्टेट बैंक के कानून को भी अमेंड करना चाह रहे थे। वो 4-4.5 में उनको कामयाबी नहीं हुई, तो इवेंचुअली वापसी उनकी जो है वो IMF की तरफ हुई है। अब देखिए, दो चीजें होती है जो आम आदमी को डिस्टर्ब करती हैं। एक पेट्रोल की कीमतें, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हर आदमी के उसकी हीट हर आदमी तक पहुंचती है। दूसरा GST, जब GST में इजाफा होता है तो उसके साथ ही हर चीज उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो GST बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। अब आम आदमी कहां स्टैंड करता है इस वक्त? देखिए, GST का तो हुकूमत ने इस बात का भी इंतजार नहीं किया ना कि पार्लियामेंट से ये कानून पास हो जाए तो उसके बाद उसका रेट बढ़ाया जाए। वो तो कल रात उन्होंने बढ़ा दिया। उसका तो इमीडिएटली आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आना शुरू हो नहीं, हर चीज जो है वो तकरीबन 1% हर 100 रुपए के ऊपर, मतलब 100 रुपए के ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, वो मल्टीप्लाई होता है। कहने को तो वो 1% इजाफा होगा, एक्चुअल इंपैक्ट उसका हो सकता है 5% तक हर चीज की कीमत में आ जाए। फिर आपका उसके ओवर एंड अबव जो होता है आपका, चूंकि एक्सचेंज रेट का इतना आपके रुपए की बेकदरी हो रही है, हर चीज तकरीबन पाकिस्तान बाहर से दरामद करता है, वहां पे जो करेंसी की बेकदरी की वजह से आपका इंपैक्ट आएगा, वो इसके अलावा होगा, हर चीज आपकी महंगी होगी। एक और जो चीज इन्होंने भी करनी है की नहीं, और इस बिल में डाल दी है इन्होंने, कि कुछ इन्होंने जैसे डार साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि कुछ जो लग्जरी गुड्स है उसका रेट 25% होगा। अब लग्जरी गुड्स में क्या ये अब लग्जरी की एक बड़ी ही लूज डेफिनेशन है। लग्जरी में आपका रुमाल भी आ सकता है, जूता भी आ सकता है, आपका जूता भी आ सकता है। अच्छा, जो लग्जरी के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाते हैं उसमें गाड़ियों के टायर्स भी आते हैं। अब टायर तो लग्जरी गुड नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी एक बड़ी डिबेटेबल चीज है, उसका रेवेन्यू उसके मोटरसाइकिल का टायर है, गाड़ी का टायर है, साइकिल का टायर है, लेकिन वो लग्जरी है। लग्जरी तो नहीं है, वो तो लग्जरी इन्होंने डाला हुआ है ना, तो उसमें टैक्सेस आप पता नहीं इस नोटिफिकेशन में डालते हैं या नहीं डालते, हमें नहीं पता। जब वो बिल पास होगा नेशनल असेंबली से, उसके बाद गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो किसी भी चीज को वो उसके ऊपर रेट बढ़ा देंगे, उसको लग्जरी डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, वैसे आइटम्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं कि कौन कौन सी आइटम्स है जिसको लग्जरी समझती है गवर्नमेंट? वो उसकी जो बेस लाइन होगी, अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद है कि डजन्स ऑफ गुड्स के ऊपर इसी हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाई थी उनको लग्जरी डिक्लेयर करके। ठीक है। तो वही जो अशिया हैं उन्हीं के ऊपर अब ये 38 से मैं रखा 38 आइटम थे, 38 या 41 वो उसकी कैटेगरी है। उसके आगे एक कैटेगरी के अंदर 10-12 गुड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो उन जैसे एक दाल कोई एक नहीं होगी, अब दालें भी आपकी बाहर से आ रही है ना, लेकिन वो लग्जरी तो नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो 4-5 किस्म की दालें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, तो वो कैटेगरी तो एक 70% दाल बाहर से आती है पाकिस्तान से बाहर से आती है, 30% प्रोड्यूस कर पाते हैं। आपका जो अभी इसके ऊपर विद होल्डिंग लगा है जो सेल्स टैक्स है, तो उसको भी इंपैक्ट करेगा ना। अब तो वैसे अगर देखा जाए तो आटा जो है वो भी लग्जरी में है, क्योंकि आटा भी आम आदमी अब खरीद नहीं सकता। जो चीज नहीं मिलती नापेद है वो लग्जरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आटा भी मजीद महंगा कर दें। इसी तरह कुकिंग ऑयल है, वो भी लग्जरी है इस वक्त, शुगर इस वक्त लग्जरी है। तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसे हम लग्जरी की लिस्ट से बाहर निकाल सकें। तो जाहिर है हर चीज महंगी हो जाए। इसमें इस बिल के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है और अच्छी हुई है, वो ये कि जो इन्होंने सिगरेट्स के ऊपर पहली दफा सही मानों में उसके ऊपर जो टैक्सेस में इजाफा किया है। कोई तकरीबन 98% से लेके जो आपकी सस्ती सिगरेट है, 98% से लेके जो महंगी सिगरेट है 153% तक उसमें टैक्सेस में इजाफा हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा शोर पड़ेगा, हो सकता है हुकूमत के ऊपर दबाव भी आए इंटरनल, बट जहां पे इन्होंने इन सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए हैं, वहीं पे इनको जो सिगरेट की स्मगलिंग है और जो काउंटरफेट सिगरेट्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं उसके ऊपर भी इनको क्रैक डाउन करना पड़ेगा। FBI में बिल्कुल इस चीज की सलाहियत नहीं है, FBI ने बाहर ये बात साबित कर दी है। दूसरी कुछ सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स जो ना सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, आपको बताओ, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस में बैठे हैं, जिसने कल आपका, बल्कि ये कल सबसे ज्यादा शोर इसी में चोइस पड़ेगा कि ये टैक्स कैसे लग गया है। देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो उसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए लोगों को। जब भी किसी कायमा कमेटी का कोई भी मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लगाए तो ये देख ले कि इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। तो अगर किसी ऐसे मेंबर को लगा दिया गया, एटलीस्ट 2 से 3 मेंबर्स सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को टोबैको का उनका बैकग्राउंड है, तो उनको एटलीस्ट एक ग्रेसफुल रास्ता इख्तियार करते हुए वहां से उनको अपने आप को बाहर निकाल लें कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस एजेंडे के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा या मैं नहीं बोलूंगा। यहां पे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जिसका जो बिजनेस होता है उसी की स्टैंडिंग कमेटी में वो चला जाता है, चाहे कौमी असेंबली की हो चाहे सेनेट की हो, ताकि अपने जो मफाद को प्रोटेक्ट कर सके। नहीं प्रोटेक्ट होता मफाद तो किसका नहीं होता?
आम शख्स का नहीं होता, उस शख्स का नहीं होता। क्योंकि आम आदमी है ही नहीं, ना कौमी असम्बली में है ना सेनेट के अंदर है, बल्कि किसी सूबाई असम्बली के अंदर भी नहीं है। और ये बड़ा एक लैकिंग एलिमेंट है कि लैक करता है एलिमेंट के जो आदमी जिसके ऊपर ये सारा बोझ लादा जा रहा है उसका एक भी नुमाइंदा किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो वो कहां पे कौन लड़ेगा इसके लिए? अब यही तो सारा मसला है, इसलिए उस तरह की टैक्सेशन हो रही है। आपको याद है कि वजीर खजाना साहब ने फरमाया था कि कमर्शियल बैंकों के ऊपर वो टैक्स लगाएंगे उस मद में जो उन्होंने जुर्माने करने थे, जो उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन की, इन्हीं के बकौल को 50 अरब रुपए का उन्होंने नाजायज मुनाफा कमाया। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे जुर्माना कर दे, जुर्माने की एक लिमिट है, एक हाथ से ज्यादा जुर्माना हो नहीं सकता, वो स्टेट बैंक के जो है पूल उसमें चला जाएगा, वफाकी हुकूमत को नहीं मिलेगा। तो प्लान इनका ये था, उनके ऊपर इजाफी 41% इनकम टैक्स लगाया जाना था उस हद तक जो उनका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का पूल है। तो इनको कम से कम 25 से 30 अरब रुपया उसमें इजाफी मिलना था। मुझे वो आज बिल में नजर नहीं आया। तो जिसकी लॉबी है वो नाजायज मुनाफा कमा के निकल भी जाएगा और उसके ऊपर कोई जुर्माना भी नहीं लगा सकता, टैक्स भी नहीं लगा सकता। हालांकि उस पर लगना जुर्माना ही चाहिए था, चाहे कम या ज्यादा, क्योंकि जो गलती होती है उन्होंने मैनेज कर लिया बेसिकली, आप ये कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मैनेज किया यानी कि हुकूमत ने कम से कम उसको अनाउंस नहीं किया, लगता तो ऐसे ही मैनेज हुए हैं हुकूमत। अब डार साहब को इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों ये कमर्शियल बैंक्स वाला इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कई दफा ये पब्लिकली बात कह चुके हैं कि मैं इनके ऊपर नए टैक्सेस लगाऊंगा, और ये बजट का हिस्सा था, किसी ना किसी स्टेज पे प्रपोजल का हिस्सा था, इस पर प्रॉपर वर्किंग हुई थी कि किस मद में कितना पैसा आएगा, जो इफेक्टिव उनका जो एक्सचेंज सॉरी उसका जो हो जाना था, उसका इनकम टैक्स रेट वो 80% के करीब चले जाना था। आखिरी सवाल आपसे, अब ये फरमाइएगा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि हुकूमत को मिनी बजट या एक बड़ा बजट लेके आना था, लेकिन उसमें कौन कौन से सेक्टर शामिल होंगे ये हुकूमत की चॉइस थी। आज भी इस बिल के अंदर आपको ताजिर नजर नहीं आते, ठीक है। आज भी इस बिल के अंदर आपको, जैसा भी मैंने बोला, आपको कमर्शियल बैंक्स नजर, आज भी इस बिल के अंदर आपको स्टॉक मार्केट नजर नहीं आ रही। आज भी इस बिल के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को जितना आप डिस्करेज करें, प्लॉट्स की जो सेल्स को, उतना ही कम है। कंस्ट्रक्शन को ही प्रमोट करना चाहिए, लेकिन बजाय कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने के, कंस्ट्रक्शन तो अब मुमकिन ही है। देखिए, आपने सीमेंट के ऊपर और आज फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी ना, सीमेंट की बोरी आज फिर महंगी हो गई है। एक तो सेल्स टैक्स का जो इंपैक्ट आना सो आना है वो ओवरऑल यहाँ पे, जहां पे एफईडी लगी हुई है, इसके ऊपर फिर उन्होंने बढ़ा दिया है। अब 2 रुपए केजी होगी, अब 2 रुपए फी किलोग्राम उसका सीमेंट का हो गया, पर बोरी आपका मतलब 25 रुपए बढ़ जाएगी। 25 बढ़ेगी नहीं, नीचे पहुंचते पहुंचते वो 50-75 रुपए हो जाएगी, और कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है। ठीक, शाहबाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास से यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे, इस पे डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अब्बासी साहब, आज वैसे बड़ा सुनहरी मौका था इमरान खान साहब के लिए कि वो जेल भर देते, आज तो 2 मौके दिए गए। यहाँ पे एक केस खत्म हुआ जो बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था, ज़ाहिर है, और जज साहिबा बुलाती थी उनको कि आ जाएं यहाँ पे, और आपने दौड़ के इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी जमानत ले ली, बुरी जमानत। और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का केस का मामला हुआ, वो जमानत आपकी मनसूख हुई, आप हाई कोर्ट चले गए लाहौर चले गए, और अब जज साहब बैठा रहे कि एक बार इमरान खान साहब आ जाए, एम्बुलेंस पे आ जाए तो मैं जमानत दे दूंगा, लेकिन वो जमान पार्क से निकले नहीं। वजह क्या सर? देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप बता रहे हैं कि हमें जेल भर देना चाहिए, हम बिल्कुल भरेंगे और हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन तदबीर के साथ, और यकीनन तदबीर किए बगैर तो ये अमल नहीं किया जा सकता, और उसमें हमारी पूरी तैयारी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, हल्का वाइज हमने सारी लिस्टें मुरतब कर ली हैं, इसलिए इसमें कोई आप अर्जी से करेंगे, हम अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ करेंगे कि पहले जो फर्स्ट स्टेप में हमने कैसे लोगों को भेजना है, क्योंकि जिनको भेजना है उनके साथ हमारे लॉयर्स डेफिनेटली स्टैंड करेंगे, हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है। लेकिन ये जो भेजना है कोई शौकिया, कोई जेल का दीदार तो है नहीं, वो जुर्म करेंगे तो मैं बता, जेल का दीदार नहीं है ये इसलिए है कि हम जो एहतजाजन कर रहे हैं कि भाई आप जो पकड़ दकड़ कर रहे हैं, क्या ये रूल ऑफ लॉ? एहतजाजन कैसे करेंगे सर? आपको जुर्म करना पड़ेगा जेल जाने। मैं बताता हूं, जहां पर दफा 144 उन्होंने लगाई है, वहां पर यकीनन अगर कोई अपने छाती पे लिख दे के जेल भरो तहरीक का हिस्सा हूं और रोड पे बैठ जाए, तो मेरे नजदीक उसका कोई बड़ा जुर्म नहीं है। तो ऐसे जहां पर वो कैसे करेंगे? अब मैं फिर वही सवाल है कि आपको जेल भरने के लिए जुर्म करना पड़ेगा। मैं आपसे मैं जिक्र करता हूं ना, देखें, जिन लोगों को भी उठा के लेके गए उनका कोई बहुत बड़ा जुर्म था, या शेख रशीद के साथ जो कोई एफआईआर होती है ना सर? मैं आपको बताता हूं, हमने जोर से खांसा, ये तब भी हम पे एफआईआर देंगे। जो एफआईआर दी जा रही है वो मैं आपको छोड़ दें, मैं आपको सिंपल सवाल है, आप जेल कैसे भरेंगे सर? आप जेल में जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, अंदर जाके बैठ जाएंगे? आप जेल में डायरेक्ट कभी नहीं जा सकते।
हाँ, पहले पुलिस पकड़ती है, इसका मतलब ये कि पुलिस ने पकड़ा, के बाद अदालत हम ये जाते हैं, कहते हैं अदालत कि मुतमईन नहीं पाकिस्तान होती, में रूल ऑफ फिर लॉ जेल भिजवाते हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए अगर हम चंद साथी रोड पे बैठ जाएं और रोड पे बैठ के अपना एहतजाज करें, क्या ये मेरा सड़कें बंद करेंगे? नहीं, एक मिनट, हम रोड पे बैठ गए ना, साइड से गाड़ियां निकल सकती हैं, पूरी रोड के ऊपर हमने मजमा तो लगाना नहीं है। लेट्स सपोज हम जाके इस बात का एहतजाज करते हैं, नहीं, आप सड़कें बंद करेंगे सड़कें बंद नहीं करेंगे, तो फिर? हम एहतजाजन रोड पे खड़े होंगे, तो आप खड़े रहें, गाड़ियां गुजरती रहेंगी, ये कोई तो जरूरत आपको लगता है, आपको ये लगता है कि ये इम्पार्शियल केयर टेकर सेटअप ये करेगा कि हम एहतजाज करते रहे? ऐसा हो नहीं सकता। तो आप कैसे करें? मुझे ये समझ नहीं आया। देखें, एक ही आप किसी पे हमारा काम है, किसी की हमारा प्रॉपर्टी को काम आग है लगा एहतजाज दें, करते किसी को कत्ल कर दें, हम खुदा ना एहतजाज खास्ता, करेंगे, और कैसे हम करेंगे? एहतजाज करेंगे। एहतजाज के ऊपर केयर टेकर जो ये इम्पार्शियल एहतजाज में भी आप गिरफ्तार नहीं हो सकते हमें सर। करेंगे गिरफ्तार। अच्छा चले सुने, फिर अगर ये नहीं हो सकता तो आज से ठीक 15 दिन पहले जो आपकी पिंडी में एंटी टेररिज्म की कोर्ट है, उस कोर्ट में दोनों थानों से, दो पिंडी के थानों से पुलिस 780A का केस लगा के क्यों गई? और वो केस कब का था? आज से 4 महीने पुराना। और फिर जज ने उठा के उनका कागज फेंका और शो कॉज किया। वैसे इसका क्या मैं मतलब है? अफनार साहब के पास इसका जाना था मतलब मुझे। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ करें, हम अपना एहतजाज करेंगे जो एज अ बतौर शहरी मेरा राइट है, और ये उसके ऊपर लेकिन एहतजाज करना जुर्म नहीं है, वैसे एहतजाज करना जुर्म नहीं है। नहीं है, तो उससे तो आप जेल ही जा सकें। आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। आपके लिए ये जुर्म नहीं है, लेकिन जो बैठे हैं उनके लिए ये जुर्म हो जाए। अच्छा इमरान साहब, ये देखें, आज क्योंकि इमरान खान साहब जमान पार्क से नहीं निकले और ये आम खबर थी कि आप चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से बाहर निकलें, अदालत ही आए और वहां पे आप उनको गिरफ्तार कर लें, तो आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इतने बेताब क्यों हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी उसके लिए बेताब नहीं है। ये तो जो उन्होंने काम किए में अपने माजी में, जो उनके स्केलेटन है उनके क्लोजेट के अंदर, वो अब उनको हाउंट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने कहाँ कहाँ जो है वो 2 नंबरी की है, क्या झूठ बोले हैं, क्या क्या फ्रॉड किए हैं। वो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आवाम के सामने आ रही हैं और वो कोर्ट में जा रही हैं, और वो कोर्ट से जो है वो ये एक तरफ जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है और दूसरी तरफ जमानतें करा रहे हैं। भाई, जब आपने जेल भरी होती है, आप सबसे पहला ये काम करते हैं कि अपनी सारी जमानतें कैंसिल करते हैं और आप कहते हैं मुझे जेल में कर डालो, और पीछे पूरी आवाम भी जेल में जाएगी। मगर ये दुनिया की तारीख की अनोखी जेल भरो तहरीक है, जिसमें कह रहे हैं कि कारकुन और गरीब लोग पहले जेल भरेंगे और इमरान खान साहब जो है वो अपनी जमानतें कराते रहेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो ठीक है, मुबारक हो इनको बहुत। लेकिन मेरा जाती तौर पर ख्याल से तो अफनान साहब, अगर आज मालूम है अदालत ये के उनकी दरख्वास्त मनसूख भी कर देती, मुस्तरद भी कर देती, उनको जमानत जाहिर है ना भी देती, तब भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, कल भी नहीं कर सकते। देखिए, बात ये है कि ये हमें ताने देते थे कि जी कमर का दर्द हो गया तो नहीं आ रहा है, कभी कोई मसला हो गया तो नहीं आ रहा है। ये दूसरों को कोई बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। बहुत सारे लोगों का मजाक इन्होंने इस हद तक उड़ाया कि उन लोगों की बाद में वफात हो गई। तो आज अपने पे आया है तो ये जाए जाके क्या कहते हैं, क्यों नहीं, डर किस चीज़ का है? जमान पार्क से बाहर निकले, ये किस खौफ से? सियासतदानों ने तो सियासतदान तो जेल जाते हैं, जेल जाने कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत मतलब कि हमारी पार्टी के अंदर दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कई कई साल जेल रहे। तो भाई आप भी जाएं ना, अगर आपको पता चले आपने तो दूसरों को कहा था कि मैं एयर कंडीशन बंद कर दूंगा, ऐसे कंपेयर ना करें, आपने अदालत जाना है, ऐसे कंपेयर ना करें। और जैसा बुला रहे हैं आपको इमरान खान साहब ये कहते थे कि पाकिस्तान में बड़े के लिए अलग कानून होता है, छोटे के लिए अलग कानून। आज तो नजर आ गया बड़े के लिए कानून अलग है पाकिस्तान। देखिए मेरी बात सुने, जो आज जज साहब बुलाते रहे उसके लिए फवाद चौधरी साहब गए थे और उन्होंने सुबह के लिए, कल के लिए टाइम मांगा, जहां जब तक आपके प्रोग्राम में मैं आ रहा था, और लास्ट अपडेट ली, और वो दलाइल अपने पेश करते रहे। फवाद चौधरी साहब गए हुए थे, हमारे वकला भी थे, अली जफर भी थे, सारे। वैसे इमरान खान साहब क्यों नहीं जाते सर? क्यों नहीं जाएंगे सर? मेरी बात सुने, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जेल भरो तहरीक है, ये तहरीक अगेन शौकी और तफरी के लिए नहीं की। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इमरान खान साहब क्यों नहीं निकल? क्यों नहीं करेंगे? आप ये कह रहे हैं आज अदालत बुला रही है भाई,
वो अदालत हम जिसके बारे में आपको आपने कहा था कि सारी बना कानून के के देंगे। हर वो माशरा तबाह हो जाता है जिसमें बड़े के लिए कानून अलग, छोटे के लिए नहीं, अलग। उन्होंने अदालत उनको इस वजह से तो नहीं बुला रही थी कि आपका कोई जुर्म हो गया, वो कह रहे थे कि अगर आप हमारे पास रुजू कर लिया तो आप एक दफा पेश हो जाए। सर कानून है, कानून है, बुरी जमानत के लिए आज आपको नहीं तो पेश कल होना हो पड़ेगा। जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। तो आज क्या मसला था? आज नहीं तो कल हो आज जाएंगे। क्या यकीनन कोई जाती रात के टाइम बुलाया गया, कोई सर जाती वो लाश तकरीर की उन्होंने, आज 2 तकरीरें की उन्होंने। आज जो 18 बंदों तकरीर से जलसे में 18 तकरीर करना मीटिंग्स में और मिले। है, तकरीर 26 नवंबर को पिंडी में आकर उन्होंने तकरीर की थी। अगर हमें इस बात का कोई खदशा होता ना जी, तो हम लोग अपनी दोनों असम्बलियां तहलील ना करते। हमने खुद की है। सिंपल सवाल तो है, इसका मतलब क्या है कि देखिए इमरान खान साहब बहादुर आदमी, मैं उनकी बहादुरी को दाद देता हूं। बिल्कुल, और मेरा पूरा ख्याल पाकिस्तान आज उन्हें देता है। अदालत में जाके फेस करना चाहिए था अदालत को। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कल और परसों भी किया जा सकता। कल जाएंगे वो? मैं एक्सपेक्टेड है, मैं आखिरी अपडेट लेंगे यकीनन, जो हमारा लीगल फोरम है साथ, वो आने से पहले जो अपडेट ली उसके मुताबिक यही था कि खान साहब अगर कल का टाइम मिल जाए तो हम आ जाएंगे। नहीं, आपको यकीन है कि कल इमरान खान साहब जाएंगे? ये बात आपको हम कल सुबह भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके पास आने से लेकिन पहले आपको यकीन नहीं, इसका मतलब मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम अपनी जेल बरो तहरीक में जेलें भर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ लीडर आपका सामान पाक से नहीं निकलना भाई। लेकिन इट्स नॉट अबाउट इमरान खान ओनली जी। इमरान खान देखे ना, आपने किधर कहां पर देखा बॉर्डर के ऊपर जनरल साहब खड़े होते हैं? वैसे बता दे, फार्मूला बता दे। बॉर्डर पे जनरल साहब होते हैं, ये टैंक के अंदर मेजर जनरल साहब जाके कह रहे होते हैं कि आज टैंक का गोला मारा जाएगा। भाई सुन ले आप फौज हैं? नहीं, आप फौज हैं? ये पॉलिटिकल इमरान खान साहब जनरल हैं, मुझे बताया ये आप सिपाही हैं और पॉलिटिकल आप महाज पे, पॉलिटिकल वॉर पे आप तुम्हारा सरहद पे लड़ है, रहे हैं, वो मुझे अपने बताया। टाइम पे आएगा और यकीनन आएगा। लेकिन उससे पहले अब बंदा ये कहे कि भाई, कारकुनान घर पे आप बैठ जाए सियासी और लीडर खान साहब आप सियासी पार्टी हैं। हम एक सियासी इसमें पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान के जिस लीडर political लीड turmoil करता है से हम हमेशा। गुजर रहे ना, ये नॉर्मल नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये इमरान खान साहब को फौरी तौर पे जेल नहीं जाना चाहिए? नहीं, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जेल बरो तहरीक में कारकुनान और एमपीए और एमएनए अपना आप पेश करेंगे, उसके बाद हम खान साहब के बाद आखिर में खान साहब जाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर तो ये चाहते हैं जो इनकी जान के लाले पड़े हुए, जिनकी जो जान के पीछे पड़े हुए खान साहब के, ये तो हमेशा यही कोशिश करेंगे कि कोई केस ऐसा बने और सुबह सवेरे गिरफ्तारी। नहीं, केसेस तो है ना सर। मैं वैसे छोटी सी ब्रेक ले ली यहाँ पे। ये पॉलिटिकल केसेस है पर्सनल। पॉलिटिकल केस है, वैसे तोशा खाने का पॉलिटिकल केस है। ये वो जो टैरियन खान का वो जो है वो पॉलिटिकल केस है। देखिए नहीं, और ये उन केसेस में मेरी बात सुनिए, जो आपने जो टैरियन खान वाला और ये फारा फंडी का केस जो है वो आपका ख्याल ये है कि वो भी पॉलिटिकल केस है? आपको क्या इलेक्शन कमीशन का जो केस है, इलेक्शन कमीशन मतलब एक अनबायस्ड तरीके से जो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पर्सनल नहीं है, पॉलिटिकल केस है वो? आपको नजर नहीं आ रहा कि उसने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जो किया वो ब्रेक है दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब देखें, मसला ये है कि एक चीज जिस पे हम हमेशा पुटश करते रहे जब आप लोग भी जेल में थे, कि सियासी मुकदमे नहीं होने चाहिए। तो अब आप लोग जेल भोग चुके हैं, अब आपकी कोशिश यह है कि जिस चक्की से आप निकले हैं उसमें इमरान खान साहब और पीटीआई घुस जाए। तो सर ये बड़ी ज्यादती है, आपको ये सियासी केसेस नहीं बनाने चाहिए कब से? देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल हक में हूँ कि सियासी केसेस नहीं बनाने चाहिए, और ये जो केसेस आपने गिनवाए ये सियासी केसेस है ही नहीं। अब जो टायरियन वाइट वाला केस है वो इन्होंने जो उसके ऊपर हल्फनामे के ऊपर लिखा है कि इनकी बेटी नहीं है, तो ये एक झूठ बोलने का केस है जिसकी वजह से सादिक और अमीन नहीं रहते, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके ऊपर कहना कि ये पॉलिटिकल केस है, तो मैं इसका फिर अब क्या ही कर सकता हूँ। फिर फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो इन्हें रोमिता शेट्टी और वो जो था रणजीत सिंह, उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। उससे अगर इन्होंने पैसे लिए तो फिर जो है वो ये इसकी जिम्मेदारी हुकूमत में तो नहीं है ना। यहाँ अगर इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर थोड़े से पैसे हैं सर, उसमें कौन से बड़े पैसे, ज्यादा पैसे हार बेचे नहीं। लेकिन बात ये है ना कि ये रोजाना हमें रास्ते में बाकी कोई थोड़े पैसे नहीं है। तोशा खाना हो गया, ये जो आप सारे जितने वाकयात बता रहे हैं सबको छोड़े, जिस वजह से अफनान साहब की और पार्टी को लाया गया। आज के हाल वाकयात बता दें कि उसमें कहां पर स्टैंड करते हैं, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, क्या मुल्क में कानून है, रूल ऑफ लॉ। छोटी सी बात बोलने देना, मेरी गुजारिश मुकम्मल कीजिएगा तो 2 मिनट बाद। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जी बोलिए, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर इन्होंने पैसे खाया है, जो पंजाब का इन्होंने हाल किया है, जो पख्तूनख्वा 10 साल में मतलब ये कहते थे दूसरों को मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उधर
जो है वो 127 अरब रुपए की मेट्रो बनाई, जिसमें 4 मेट्रो पीएमएलएन ने बना ली। इन्होंने मालम जब्बा के अंदर अफनान साहब देखें, आप इलेक्शन करवा दें यार तो पंजाब आपके में। तरफ से चोई साहब मैं सुनना चाहता हूं। अफनान साहब अपना घर जो बहुत है सारी वो बात ठीक है, मैं आप बड़े जानते हैं मरला जो है वो उसमें रेगुलराइज करा दिया। एंड पे जमहूरियत है, फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं, बात खत्म। अवाम के पास जाए। हमने महंगी बना दी, हमने तंग कर दिया, हमने कर दी, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मुख्तसर बात होगी। अफनान साहब मेरी गुजारिश तो सुन लेना। बता दें, आप अपनी पार्टी में अच्छी अफनान साहब बता दें। हम बिल्कुल इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्शन में आपकी जमानत जब्त करेंगे। बात ये इलेक्शन की नहीं हो रही, बात ये हो रही है, मैं तारीख जो जिस दिन ये इनका इसका उतरेगा ना बैंडेज, उससे अगले दिन तारीख आ जाएगी। ये जो टांग में बांधा है ना, जिस दिन और भेजे और फिर ये कैसे तारीख ले रूल अपनी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के तहत पाकिस्तान 129वें नंबर पे आउट ऑफ 139 कंट्रीज। पाकिस्तान आपको 105 नंबर पे मिला था, आप 129 अफनान साहब आपको 2018 में 105 नंबर पे मिला था, आप 2022 में 127 नंबर पे छोड़ के गए। ये आप ध्यान में रखें, आप निकाल के चेक कर ले, मैं आपको वैसे अफनान साहब सवाल, अच्छा अफनान साहब एक फिर सवाल। आपकी बात पे आ गया, हमसे गलती हुई, हम खराब थे, हमने महंगाई कर दी। इलेक्शन में आ जाओ, जमहूरियत है, इलेक्शन में आ जाओ, इलेक्शन में आ जाए। वैसे अफनान साहब बात ठीक है, वैसे इलेक्शन जो टाइम में होगा, इलेक्शन टाइम के ऊपर होगा। हमने तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने करना है। चलो ठीक है, फिर टाइम दे दें। सूबे का इलेक्शन 90 दिन के अंदर आर्टिकल 105 कहते हैं कि आपको हर हालत में डेट अनाउंस करना है और वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा और गवर्नर साहब भी नहीं करवा रहे, दोनों ही नहीं करवा रहे। इलेक्शन कमीशन ने करना है, हमने थोड़ी करनी है। जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन से, आप हमसे नहीं कर सकते। अच्छा वैसे अफनान साहब एक सवाल है, एक सवाल आप इलेक्शन करें। अफनान साहब एक सवाल आपसे कि अगर कल लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की अबूरी जमानत नहीं होती तो क्या आप उन्हें जमान पाक से गिरफ्तार करेंगे? देखिए ये इसके ऊपर ये अंडर कंसिडरेशन जरूर आएगा और कानून के मुताबिक तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उनकी जमानत नहीं है और वो इश्तिहारी हो गए तो उसके मुताबिक तो उनको पकड़ के ही प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होनी चाहिए और उसी तरह ही होगी। अफसोसनाक बात यह है कि इन्होंने वहाँ पे अपने बहुत सारे लोग इकट्ठे करे हुए, बिलखुसूस औरतें, और वो अब ज़ाहिर उन्होंने पूरा एक वो बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो आप डरते हैं इमरान खान साहब से? सीधी बात है, देखें आपने अल्लाह ताला से डरते हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया आप देख लें आपकी गवर्नमेंट में। सर देखें शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए, उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया आपने, लेकिन इमरान खान साहब से आप डरते हैं मुझे लगता। नहीं, हम बिल्कुल डरते हैं और आप देखेंगे कि कानून के मुताबिक ही उनसे डील किया जाएगा जैसे कि बाकी सारे लोगों से किया गया है। मेरा ये मैं कभी भी इस चीज़ पे खुश नहीं होता, ना मुझे कोई इस बात पे फख्र है कि हम एक दूसरे को अंदर कर रहे हों। अच्छा होता कि हम आज बैठ के डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मुल्क में गुर्बत कैसे कम की जाए, मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेहतर बनाया जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली देखिए सर वो आज 170 अरब रुपए का मिनी बजट आप ले आए हैं सर, उसके बाद कैसे गुर्बत खत्म होगी सर पाकिस्तान में? अफनान साहब यकीन करें गरीब को मार के रख दिया, अब तो आपने मिडिल क्लास को भी उड़ा दिया आपने। देखिए बात यह है कि हमने 2013 से 2018 तक 4% एवरेज हमारी इन्फ्लेशन थी सालाना अगर आप निकालें, तो हमने तो महंगाई 50-55 रुपए किलो चीनी थी, वही जितने मिली में छोड़ी, 30-35 रुपए किलो आटा था जितने। सर ये गवर्नमेंट भी आपकी है सर, डॉलर था, वो आप 2013 से 2018 की गवर्नमेंट को अपना समझते हैं, ये गवर्नमेंट भी आपकी अपनी है, ये जो कुछ कर रहे हैं खुद कर रहे हैं आप। ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मेरी गुजारिश सुन लें, ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये एक कोalition गवर्नमेंट है और डॉक्टर साहब भी आपके नहीं गवर्नमेंट आई है एज अ मेक शिफ्ट नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पीडीएम की है ना, ये एक मेक शिफ्ट मैकेनिज्म है कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। डॉक्टर साहब सर आज डॉक्टर साहब ने किया सर मिनी बजट, इसाक डार साहब लेकर आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि हम ओवरनाइट मुल्क के मसाइल को हल करते हैं। हमने 2013 में भी जब आए थे तो बहुत
सारे मसाइल थे मगर ओवरनाइट हल नहीं हुए थे। खुदा को उसमें भी टाइम करे, लगा था। अफनान साहब अगर ओवरनाइट आप की कह बात रहे कर रहे ये जादू की छड़ी उठाए घुमा करते थे, बताइए क्या हमें करेंगे? बोलते आज 9 माह हो गए, दो साल में ओवरनाइट 2 साल के इट्स बीन अ ईयर और आप लोग कह रहे हैं ओवरनाइट। मेरी गुजारिश आपकी सुनिए ना। अपनी जमात के अंदर इतना बड़ा इख्तिलाफ है कि शाहिद खान साहब का जो ग्रो है वो तो आपके इसाकदार साहब की पॉलिसी से वो डिफर करते हैं कैटेगोरिकली। वो लोग कह चुके हैं, वो तो मुफ्ता इस्माइल के साथ क्लियर कट स्टैंड करते हैं। मुफ्ता इस्माइल वो मेरी गुजारिश सुन लेना। तो आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई थी? अपनी स्पीचेस आपने 3 साल 4 साल कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई थी जो लोगों को बताए ना आप? ऑफ इसाकदार साहब आप लोगों ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए हैं। आप मुल्क को आपके आप मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ कर गए हैं। जो मकबूलियत इस बात का सबूत ये है कि इमरान खान ने खुद बोला था कि मुल्क डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। जिस दिन हमारी हुकूमत गई अगले दिन से आप कह रहे हैं डिफॉल्ट। इसका मतलब आप मुल्क को इस दाने अच्छा यानी कि आप अच्छे हम बुरे डिफॉल्ट होने के करीब आ गया। अच्छा चलो ठीक वैसे है, आप यही कह रहे हैं ना। आप ब्रेक लेने दे अफनान साहब। वैसे आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जो कुछ माशी तौर पे आप कर रहे हैं, आज तो शब्बर जैदी साहब की भी ट्वीट आ गई। उन्होंने कहा जी माशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो इससे जान छुड़ाने के लिए आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अफनान साहब ये आप सर छोड़ें, आप इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन करवा देंगे तो आपकी जान बच जाएगी, नहीं तो ये आप के ऊपर भी प्रेशर आएगा और आप इस प्रेशर से आवाम को कुचल के रख देंगे। सर देखिए, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का काम है नहीं। ना इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने कराया है, ना आइंदा कभी कराएगी। हमारे मुल्क में एक सिस्टम मौजूद है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो ये सारा काम करता है। उसे हमारे से डिमांड करने से तो मामला जो है वो कोई हल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन से आप डिमांड करें। हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्कर कमीशन कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, हमने आवाम को एंगेज किया। करवाना इलेक्शन आप इलेक्शन कमीशन जारी करें, हम इलेक्शन थोड़ी भाग रहे हैं। और एक बात मैं ऐड कर दूं कि 8 मार्च बात करें सारी बात तो मैं बर्मला इस तौर पे कहता हूं कि आज की इस लूली लंगड़ी जमहूरियत के ऊपर ना आपकी जमहूरियत का हुसन है, मिडिल क्लास वो सारी पिस के रह गई है। अब बंदा या गरीब है या अमीर है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को लोग एंजॉय कर रहे हैं और आपकी सारी मिडिल क्लास क्रैश कर कहते हैं सारी माइंस शौकत तरीन साहब बिछा के गए थे। आप ना डिक्लाइन करते IMF के पैकेज को, आज ये क्राइसिस ना। चलो ठीक है, मुल्क में जमहूरियत है, हम गलत थे, आज वो फैसला करा लो इलेक्शन में। बात सर आप जो पैकेज था तोड़ गए ना सर, जो प्रोग्राम था, कौन सा प्रोग्राम? IMF का प्रोग्राम था सर। आप कमिटमेंट करके शौकत तरीन साहब बाहर यहाँ पहुंचते, उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर। ओवरऑल ना सारी पॉलिसीज को, और ये पूरी की पूरी एक साइक्लिक प्रोसीजर है इसका, इकोनॉमी का, और उसके अंदर आपकी रियल ग्रोथ भी आती है, बीच में आपकी FDIs भी आते हैं, आपके रेमिटेंसेस भी आते हैं। मुल्क में अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आपके मुल्क में एक आम आदमी की शहरी की जिंदगी तो रूल ऑफ लॉ तो ये है कि कोर्ट आपको बुला रही है, आप अदालत में आ रहे हैं। इकोनॉमी इस मुल्क में कौन पैसे इन्वेस्ट करेगा, कौन पैसे लेके आएगा? सिर्फ मुझे एक बात बता दें, जितना आपका जागीरदार और ये बड़ा पॉलिटिशियन है मुल्क से पैसा और डॉलर उठा के बाहर लेके चला गया, आम आदमी के पास तो माचिस के पैसे भी नहीं है। और सेल्स टैक्स के अंदर आज आप फिर से पैसे ऊपर टैक्स लगा दें। सर मोटी बात क्या है? मुल्क रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ये बात इनकी दुरुस्त है कि माशी तौर पर पाकिस्तान अब वायबल नहीं रहा सर, अनफॉर्चुनेटली। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात है कि यही मुल्क था कि दुनिया में 24 नंबर की इकॉनमी थी 2018 में। आज दुनिया में 47 नंबर की इकॉनमी है और लोग बातें उस वक्त कह रहे थे कि हम G20 में आ जाएंगे। आज जो है वो नंबर 47 पे। तो ये अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन ये जिन्होंने हाइब्रिड का तजुर्बा किया, जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया, उनके कंधों पे इसकी जिम्मेदारी है। हमने तो तब भी कहा था ये ना करें, पूरे मुल्क की। मुझे लगता है आप अफनान साहब जो अगला इलेक्शन लड़ेंगे ना, आप 2013 से 2018 की कारकर्दगी जो उस पर लड़ेंगे, इन 10 महीनों को या 15 महीनों को आप निकाल देंगे हिस्ट्री से। ऐसे लगे जैसे ये तो आप पे थे ही नहीं। ये हमारा काम ही नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं थे। मैं अभी ये अव्वल तो PDM की गवरमेंट है, ये कोalition गवर्नमेंट है, तो क्यों गवर्नमेंट ली थी अफनान साहब? 4 साल इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, उसको ठीक कर नहीं। आप हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने देते, हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद होने दे, हम छोड़ देंगे चल तबाह होता है हो जाए, हमारा मुल्क है, हम इसकी परवाह ना करें। ठीक है, आप आगे जब आप आए मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, फिर आप बोलते हैं आपने डिफॉल्ट क्यों नहीं दिया? आपने बचा लिया ना पाकिस्तान। आप बोलते हैं डिफॉल्ट क्यों नहीं दिया? डॉलर भी बता दें, रिजर्व भी बता दें, FDI बता दें, रेमिटेंसेस बता दें, मैं बहस ही नहीं कर रहा। चारों चीजें बता दें, मैं बहस ही नहीं कर रहा। ग्रोथ भी बता दें, मैं बहस ही नहीं कर रहा। हमारी परफॉर्मेंस अगर इतनी बुरी होती ना
तो ये मुल्क 1992 में डिफॉल्ट होता, 1997 में आपने डिफॉल्ट टिकट कटाना है, चले 2018 में डिफॉल्ट होता। मैं बता दूं, डिफॉल्ट आप लोगों ने कराया मुल्क को, गई है, मेहरबानी आप करें, लोगों को इलेक्शन दबाव करवाएं बर्बाद और किया। पाकिस्तान का जब हम पे डाल के आप टीम बन के बैठ गए। पॉलिटिकल क्योस खत्म होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, और इस पॉलिटिकल क्योस के बाद इकोनॉमिक क्योस खत्म होगा पाकिस्तान का। और मैं आपको बता दूं कि सारी इकोनॉमिक इल्स का द पेनेसिया इज कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अगर इंडिया आपके साथ है और 800 मिलियन लोग बसते हैं, वो इलेक्शन करा सकते हैं। इलेक्शन आप लोग हार जाएंगे इलेक्शन और आपने रोना धोना है उसके बाद दोबारा। बस साहब कि अगर इलेक्शन हो आप गए इलेक्शन तो हारने उनके के बाद फिर ये कौन रोना मानेगा? धो रहे क्या होंगे। मान लेंगे फिर? इसलिए नहीं मानेंगे, ये मैं भी बता रहा हूं। जीतेंगे तो मानेंगे, हारेंगे तो नहीं मानेंगे। कैसे इंश्योर होगा? आप बैठते ना कौमी असेंबली में, क्यों इस्तीफे दिए थे? हमने तो बुलाया था ना इन लोगों को कि भाई आप ये ईवीएम के थ्रू इलेक्शन कराएं और पाकिस्तान में बेहतरी लेके आए। क्या होगा? टेक्नोलॉजी क्या कहती आपका है ख्याल ये है कि जावेद इलेक्शन चौधरी का साहब मैं इनके साथ नहीं हूं, ये वासी के मैं इसके साथ हूं। नहीं, टेक्नोलॉजी उसी को समझती है जो आप प्रोग्राम इसमें। तो सर कौमी system असेंबली से डालें। आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको दोनों सूबों की असेंबलियां हम नहीं तोड़नी कौमी चाहिए असेंबली से थे, इसलिए आप गए थे सिस्टम में कि हम ये कह रहे रहते, थे कि सिस्टम पाकिस्तान ठीक हो में- जाता आज। मैं बताता हूं, पाकिस्तान में हमने कहा रिजीम चेंज है और ये साइफर की जो है सारी बात पब्लिक नहीं, में अब तो उसको पुरानी हो endorse- गई, रिजीम सर। चेंज वाला मामला तो खत्म हो गया, अब तो इम्पोर्टेड अमेरिका ने नहीं है। अमेरिका ने गवर्नमेंट नहीं कराई ना आप नहीं नहीं अब नहीं, तो जनरल बाजवा है। देखिए चलो अगेन अब सारी देखिए, बात अब जमहूरियत देखिए। है, आप इख्तलाफ करते हैं हमें वोट ना दीजिएगा, लेकिन जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, वो इस बात को जानते हैं कि रिजीम चेंज हुआ था, वैसे इमरान तो खान के खिलाफ हुआ आप था। अभी जो जिमनी इलेक्शन है ना, एमएनए के जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असेंबली के 70 सीट्स पे, आप वो भी नहीं लड़ रहे, आप हाईकोर्ट जा रहे हैं लाहौर इस पे। आप मेरी बात सुनो, हाँ। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो हमने इस्तीफे दिए वो क्यों दिए? भाई जनरल इलेक्शन चाहिए मुल्क में, मुल्क मजीद मुतम्मिल नहीं हो सकता पीडीएम की इसकी अपना हुकूमत का। ठीक है अफरान साहब, ऐसे इलेक्शन करवाएं आप, और इसके अलावा कोई हल? आखिरी सवाल आपसे। देखिए इलेक्शन कमीशन कराएगा, हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एजेके के इलेक्शन के अंदर पीटीआई का जनाजा निकल गया, कराची के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इनका जनाजा निकल गया। ये ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं, रहते रहे। इनको शिकस्त वैसे के बाद पंजाब में इलेक्शन के अंदर इलेक्शन चाहते हैं आवाम ना जानते साहब? हैं आज जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आप पंजाब में इमरान खान इलेक्शन है। चाहते हैं? इमरान खान है उसका आप जिम्मेदार जो पंजाब में कुछ आज इलेक्शन हुआ है। चाहते हैं? सर पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं हम आप? चाहते हैं कि जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना काम करे और वो जब टाइम सर गवर्नर से कहीं डेट दे दे, बस डेट दे दे, इलेक्शन हो जाएंगे। गवर्नर ने डेट ही देनी, गवर्नर ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। आप इलेक्शन कमीशन से जाके डेट ले। गवर्नर ने असेंबलियां नहीं तोड़ी, गवर्नर तब अगर खुद असेंबलियां तोड़ता तब डेट देता, डेट अब इलेक्शन कमीशन देगी। और कोर्ट के अंदर ये ऑलरेडी मामला गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने खुद तो तोड़ी फैसला थी हो सर, जाएगा। उसे साइन किए थे, लेकिन वहां पे भी नहीं। फैसला आपने सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह।